हो गया, लिख लिए, हेडिंग दे दिए। क्या है आपका टॉपिक? अपेक्षिक अपवर्तनांक। देखो है क्या? अपवर्तनांक, लेकिन एक वर्ड इसमें लगा हुआ अपेक्षिक। अपेक्षिक का मतलब होता है किसी के रिलेट में, किसी से रिलेटिव। जैसे हम कभी एग्जांपल दिए होंगे कि ये स्केच बड़ा है कि छोटा, ये स्केच बड़ा है कि छोटा है। अभी हम नहीं बता सकते हैं कि ये बड़ा है कि, क्योंकि इस किसके सापेक्ष, सवाल है कि किसके सापेक्ष हम इसको तुलना करें कि बड़ा होगा कि छोटा। तो ये जिसके सापेक्ष निकालेंगे ना उसी को बोलते हैं अपेक्षिक। अब तुलना करेंगे तो जिसके सापेक्ष करेंगे तो सापेक्ष को बोलते हैं क्या? अपेक्षिक। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक कहने का मतलब किसी माध्यम का जब हम लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक बताएंगे तो ये पता होना चाहिए कि किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे सवाल करें कि पानी का अपेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो किसके सापेक्ष? मान लो कि अब कोई दे लेता पानी का निकाले करा, तब मान लो देगा कि पानी का अपेक्षिक अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष ज्ञात करें। किसके सापेक्ष? कांच। मतलब कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो दोनों में तुलना करना है, उसी क्या बोलते हैं? अपेक्षिक। अगर डिफिनेशन बोले तो बोलेंगे कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षिक अपवर्तनांक। क्लियर है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, से मान लेते हैं, माना कि दो माध्यम ए एवं बी, या एक या दो लिख लो, दो माध्यम एक एवं दो है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष में तो समझते हैं केवल इसका अकेले में से निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः n1 एवं n2 है, तो माध्यम एक का अपेक्षिक अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष, दो के किसके सापेक्ष निकालना है? और निकालना किसका है? तो जिसके सापेक्ष कहेगा उस माध्यम का अपवर्तनांक को रखेंगे नीचे, और जो निकालने के लिए कहेगा वो रखेंगे ऊपर। मतलब कि n1 बटा n2, ये हो गया आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक। किसका? माध्यम एक का। लेकिन शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे? तो n1 2, n का मतलब अपवर्तनांक, और यहां पे दो को लिखा हुआ है, माध्यम एक एवं माध्यम दो, इसका मतलब हो गया अपेक्षिक अपवर्तनांक। किसका? 1 का। किसके सापेक्ष? जो पहले लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ये मतलब समझना है कि जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है, पहले कितना लिखा हुआ? मतलब 1 का अपेक्षिक अपवर्तनांक। बाद में कौन लिखा हुआ? मतलब 2 के सापेक्ष। तो जो देखो पहले लिखा हुआ उसको लिखेंगे ऊपर, और जो बाद में लिखा हुआ उसको लिखेंगे। ये तरीका सीख लो, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। माध्यम एक का अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां रखेंगे, और जिसका निकालना कहेगा वो कहां रखेंगे? यानी n12 इज इक्वल टू n1 बटा, इसका मतलब हो गया माध्यम एक का अपेक्षिक अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, और फॉर्मूला लिखेंगे n12 इज इक्वल टू n1 बटा। कोई दिक्कत? यही है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब निकलेगा कैसे? तो ये दोनों का अपवर्तनांक, जैसे मान लो पानी का पूछ रहा है कांच के सापेक्ष, तब पानी को ऊपर और कांच वाला। अब पानी और कांच का निकालने के लिए तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो पानी वाला वैल्यू ऊपर रखेंगे और कांच वाला वैल्यू नीचे रखेंगे, और कांच यानी कि सॉल्यूशन करके जो भी आएगा वो मेरा क्या निकल जाएगा? अपेक्षिक अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? अब यहां से अगर हम माने ये जो n1 है, वो n1 को लिख सकते हैं c बटा c1। c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और C1 मतलब माध्यम एक में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत? यहां जो N2 है इसको लिखते हैं C बटा C2, हाँ या ना? N1 को लिख सकते हैं C बटा, N2 को लिख सकते हैं C बटा। अगर इस दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे तो कोई दिक्कत है? यहां N1 है N2 है,
n1 का वैल्यू लिख चुके हैं, n2 का वैल्यू लिख चुके हैं। इस दोनों को वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो n12 इज इक्वल टू n1 का वैल्यू कितना बाबू, c बट्टा c1, और बट्टा में n2 का वैल्यू कितना, c बट्टा c2। अगर इसको हम सोल्व करें n12 इज इक्वल टू c इंटू c2 बट्टा c इंटू c1, c से c, यानी n12 इज इक्वल टू c2 बट्टा, हाँ या ना। अब यही इक्वेशन किसके बराबर है, n1 बट्टा n2 को, यानी कि n1 बट्टा n2। कोई दिक्कत, देखिए हम वहां पे बताए थे आपको कि जो अपवर्तनांक होगा वो प्रकाश की चाल के विद्युत कर्मानुपाती होगा, है कि नहीं है। मतलब कि अगर दो माध्यमों में प्रकाश की चाल आपको पता है फिर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिए जिसके सापेक्ष कह रहा था उसको रख रहे थे नीचे, कब, जब अपवर्तनांक दिया हुआ है तब। लेकिन जब प्रकाश की चाल दिया हुआ है तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको रखेंगे ऊपर। बात समझ में आ रहा है, किसके सापेक्ष कह रहा था, माध्यम दू के। तो अगर अपवर्तनांक कहेगा तो अपवर्तनांक वाला कहां रखेंगे, लेकिन अगर प्रकाश की चाल दे रहे तब उल्टा, क्योंकि अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के विद्युत कर्मानुपाती होता है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, n12 इज इक्वल टू c2 बटा c1 या n1 बटा n2। कोई दिक्कत, चलिए अपेक्षिक अपवर्तनांक हेडिंग दिए थे, लिखिए डिफिनेशन पहले, लिखिए डिफिनेशन, लिखो। दो माध्यमों के, दो माध्यमों के दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। क्लियर है। अब ये पूरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया।
लिख लिए, आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर n12 है तो n1 बटा n2, यहां पे हम नोट करके लिख सकते हैं। अगले पेज में आते हैं, देखिए n12 है तो लिखते हैं n1 बटा n2, या तो इसको लिखते हैं c2 बटा, कोई दिक्कत, ये बराबर इसको भी बोल सकते हैं, ये क्या है बराबर है। इक्वेशन नंबर अगर इसको 1 मान लें तो इसी प्रकार n21 अगर बोले बाबू तो ये n2 बटा होगा कि नहीं होगा, या तो इसको लिख सकते हैं c1 बटा इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत, समीकरण 1 को समीकरण 1 गुना 2 से, दोनों समीकरण को क्या कर दे रहे हैं हम, गुना कर रहे हैं, मतलब कि n12 गुना n21 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कीजिए आप, या तो n1 वाला पुट कीजिए या तो c1 वाला पुट कीजिए, आपका मर्जी, आप जो भी पुट करें। मान लो हम c1 वाला पुट करते हैं तो यहां n12 और n21, तो n12 बराबर क्या है बाबू, c2 बटा, अब गुना n21 बराबर क्या है, c1 बटा, c1 से c1, c2 से c2, कितना बचेगा, मतलब कि यदि n12 को n21 से गुना करें तो वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, यानी कि अगर यहां से और अगर फॉर्मूला हम निकालना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, n12 निकाले तो 1 बटा n21 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, या तो n21 निकाले तो 1 बटा n12 होगा कि नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर आप इस तरह से भी रहे कि n12 इंटू n21 बराबर व्हाट, 0, -1, 1 या इनमें से कोई नहीं, तो कितना होगा, यानी कि किसी भी मान लो दो माध्यम में 1 और 2, तब दोनों के अपेक्षिक अपवर्तनांकों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। ये आपके सामने प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, तो ये आप नोट कर लीजिए और आपका अपेक्षिक अपवर्तनांक का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।